बिलाल सर, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? और खासकर अब कल दिल्ली की बारी है, जो 2 तारीख है, और मिल चुका है उन्हें भी, 5वां नोटिस मिल चुका है। तो अब माना जाए कि ये अगला नंबर दिल्ली का, और जो कार्ड्स थे इनके, कि जो धर्म वाला कार्ड था, राम मंदिर था, फिर ज्ञान व्यापी भी ले आए, चलता नहीं दिखता है, तो यही करना है। क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, जब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि आपकी बार 400 पार, तो ऑपरेशन भी उसके अनुकूल ही होने चाहिए। इस मुल्क में इस वक्त जिस तरह से मल्टी स्टेट ऑपरेशन का एक ड्राइव चल रहा है और उसकी मल्टीपल डायनेमिक्स हैं, और उन डायनेमिक्स में कहीं आपका ईडी सीबीआई है, उसकी डायनेमिक्स कहीं आपको सीए नजर आती है वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में उसकी डायनेमिक्स अयोध्या और ज्ञानवापी मस्जिद नजर आती है, दिल्ली में उसकी डायनेमिक्स शराब की नीति नजर आती है, अब पश्चिम बंगाल में उसकी डायनेमिक्स ममता बनर्जी से टकराव नजर आता है सीधे रूप। और वो सारी सहूलतें जो उनके टारगेट को अचीव कर ले, उसके लिए ये सब मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया जाए। अब इस मल्टी स्टेट ऑपरेशन में भले ही आपका संघीय ढांचा दांव पे लगे, भले ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दांव पे लगे, भले ही आपका लोकतंत्र दांव पे लगे, भले ही आपकी विपक्षी लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष का एक तस्वुर है वो भले ही दांव पे लगे, चाहे विपक्ष के नेता दांव पे लगे, लेकिन आपका मकसद हल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक एक दौर में जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष का एक तस्वुर है चेक एंड बैलेंस का, इसी तरह भी दुनिया में एक बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। और जब उस बाइपोलर वर्ल्ड का एक ध्रुव रशा कोलैप्स हुआ, तो किस तरह से अमेरिका की पूरी तानाशाही पूरी दुनिया ने देखी। भले ही आज एक वर्ड आप यूनिपोलर में दोबारा कन्वर्ट हो गया, तो इस राजनीतिक व्यवस्था को भी एक ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था के पिलर पे लाके खड़ा करने की एक रणनीति है, जिसके लिए ये सारी की सारी डायनामिक्स इस्तेमाल की जा रही है। चाहते हैं कि हवा एक तरफ ही बहे, उसके लिए एक मीडिया एक नैरेटिव स्टेब्लिश कर रहा है, सारी संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक कर ली गई, और ये जो ताकत साहब को मिलती है, ये दरअसल इसको भी गहराई से सोचने की जरूरत है। ये ताकत इंडिविजुअल प्रधानमंत्री जी की तो है नहीं। इस ताकत के पीछे जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है, वो नागपुर की व्यवस्था है पूरे देश में, वो मानसिकता है जो उन्हें वो ताकत प्रदान करती है। उन्हें तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री भी बनना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैरेलल आके भी खड़ा होना है। इंदिरा गांधी जो 77 के बाद चूक गई थी कंसेक्यूटिव हैट्रिक मारने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैट्रिक मारना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो एक डायरेक्शन आप देख रहे हैं, जो आपने सवाल किया था, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पिछले 1 साल से एक जनता दरबार चला रहे हैं, लोगों से 200-250 लोगों से रेगुलर ग्रामीण लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, मध्यवर्गीय लोगों से मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, लोगों का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी देश का, खासतौर से यूनियन टेरिटरीज में, इस तरह की अपोजिशंस पे तो नजर नहीं आता। या किसी स्टेट का गवर्नर आपने देखा होगा, कोई वो तो राजशाही है, वो कोई पब्लिक कॉन्टेक्ट्स में तो नहीं रहता। क्या वजह है कि पिछले 1 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे एक समानांतर एक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? ये इसलिए, ये इसकी इंटेंशन अपने आप में साफ जाहिर होती है कि यहाँ केंद्र नेतृत्व क्या करना चाहता है। टेस्टिंग भी चल रही है, साथ साथ जनता का मूड भापने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि हाथ डालें तो इसके कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। एक एक करके सबको दबोच लिया गया है। तो ये एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को भी यूटिलाइज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है,
और एक एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को एक एक जगह लाके एक इस लेवल पे लाके स्थापित करना चाहते हैं कि जहां अ, विपक्ष तो बहुत दूर की चीज है, कोई विरोधी स्वर भी ना हो। तो ये एक अपने आप में बहुत ही संवेदनशील चीज है, जो जो जिस पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल थिंकर्स, देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिबरल थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स इंटेलेक्चुअल आई मीन फिलोसफर्स हैं, उन सब की नजरें लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की जो डायनेमिक्स पॉलिटिक्स में जो चेंज हो रही है, उस पर सिर्फ ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान के ही लोगों की नजर है, इंटरनेशनल लोग भी इसको बहुत खूबसूरती से मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक इस उस दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान का लोकतंत्र, जहां पर इस पे इंटरनेशनल लेवल पे भी विचार हो रहा है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में एक बेचैनी है, ईरान का एक जो मसला है पैलेस्तीन के साथ, फिर लेटेस्ट आपने पाकिस्तान के साथ देखा, किस तरह से चीजें बदल रही इंटरनेशनल लेवल पर, किस तरह से हिंदुस्तान का जो मूव है इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी को लेकर, उसकी डायमेंशन क्या है और उसकी इंटरनल डायमेंशन क्या है, इन सब के डिफरेंसेस को भी देखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक लम्हे फिक्र है, जिस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां जरा सा भी अचूक हो गई तो हम इस लोकतंत्र के तसव्वुर से नो इस लोकतंत्र का जो हिंदुस्तान के अंदर तसव्वुर है उसको खो बैठे। बिलाल सर, इसे आप आगे बढ़ाइएगा, जो मेरा सवाल था उसी पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए संजीव जी, अगर एक संवेदनशील रूप से देश की राजनीतिक परिस्थितियों को या देश के हालात को, की संवेदनशीलता को, उसकी की गंभीरता को, उसकी चुनौतियों को समझकर उसकी वास्तविकता को रखना अगर निराशा है, तो मैं इसे निराशा ही मानता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में ये निराशा नहीं है, ये वास्तविकता का दर्शन कराना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है लोकतंत्र में लोगों को। किसी चीज़ के व्यावहारिक पहलू से आप जब तक लोकतंत्र में जनता को अवगत नहीं कराएँगे, तो उसकी वास्तविकताओं से लोग परिचित नहीं होंगे, और जो आपकी मंशा है लोकतंत्र के प्रति, वो चीज़ें उभर के नहीं आएँगी। राजनीतिक दृष्टिकोण के स्तर, जो जो हालात है इस वक़्त देश के अंदर, उसके उसके अंदर बहुत सारे विचार इस वक़्त चल रहे हैं। उसमें एक एम्बेडकराइट थ्योरी भी है, उसमें जातिगत जनगणना के नैरेटिव्स भी हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ का एट्रोसिटीज़ भी है, उसमें लोकतंत्र पर घटने वाली जो ये एक अपरिचित या कहिए ये घटनाएँ हैं, वो हमारे सब लोगों के सामने आ रही है। व्यवस्था के जो दोष हैं, ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, राजनीतिक चतुराई है, देश के अंदर काबिज़ रहने की एक जो लालच है, सत्ता में बने रहने की जो आकांक्षाएँ, इन इन सब चीज़ों को अगर आप गौर से देखें, तो यकीनन देश के अंदर अ, जो हालात हैं, या तो इसके अंदर एक एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है, या इसमें एक टकराव की ज़रूरत है। ताकि ताकि मौजूदा चुनौती को चेक एंड बैलेंस, जिसका जो चुनौती है, जिस स्तर की चुनौती है, उसको उसका सामना किया जा सके, या तो उस टकराव की ज़रूरत। लेकिन जब आप टकराव करते हैं व्यावहारिकता के पहलू पर, तो वैचारिक दृष्टिकोण से तो आप मजबूत हैं, लेकिन व्यावहारिक शक्ति आपकी कमज़ोर कर दी गई है। तो उस व्यावहारिक शक्ति को आप दोबारा इस लोकतंत्र में उस टकराव के लिए कैसे पैदा करें, ये सारा खेल है विपक्ष का, और इसी से विपक्ष जूझ रहा है। तो ये वो वास्तविकता है जिस पर हमें लोगों को परिचित कराना है। और एक बहुत मकबूल शायर हफीज मेरठी का एक वो शेर है, जो इस मौके पे मुझे याद आता है, कि अभी तो क्या, बूंद बूंद को तरसेगा मैखाना।
अभी अभी तो तो क्या क्या, बूंद बूंद। बूंद बूंद को तरसेगा मैखाना, अगर अहले ज़र्फ़ों के हाथों नहीं आया पैमाना।